हेलो गाइस, ये इन्वायरमेंट स्टडीज से रिलेटेड वीडियो है। इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लाइमेट चेंज पार्ट टू और ओजोन डिप्लेशन को कवर करेंगे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, या फिर क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है, मिटिगेशन मेजर्स और एडेप्टेशन मेजर्स। तो वो एक बेसिक वीडियो थी और जो मेनली मेंस के एंगल से इम्पॉर्टेंट होगी। और इस पर्टिकुलर पार्ट टू में डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इन ऑर्डर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। और वो कंप्लीट करने के बाद ओजोन डिप्लेशन को कवर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो की आपको पीडीएफ लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज पार्ट टू। तो सबसे पहले इंटरनेशनल स्टेप्स देखेंगे और उसके बाद फिर उस इंटरनेशनल स्टेप्स के लाइमलाइट में इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं तो उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में देख लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है इन ऑर्डर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो रियो समिट हुआ था 1992 में और उसके मेजर आउटकम्स थे लाइक सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनएफ ट्रिपल सी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, एजेंडा 21, ये सब रियो समिट से स्टार्ट हुआ था। तो यूएनएफ ट्रिपल सी एक कन्वेंशन है इन ऑर्डर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज और इसके तहत वेरियस सीओपीज होते हैं। सीओपीज आर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें जो वेरियस मेंबर कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यूएनएफ ट्रिपल सी के लिए जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो ये सीओपीज ही हैं। तो वेरियस जो इंपॉर्टेंट सीओपीज अभी तक जो हुए हैं तो वो ये सब है जो मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड में इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला जो सीओपी हुआ था वो सीओपी फर्स्ट 1995 में हुआ था बर्लिन में। और आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक सीओपी ऑलरेडी न्यू दिल्ली में भी हो चुका है, वो सीओपी एट्थ था। और उसके अलावा सीओपी थर्ड 1997 में हुआ था क्योटो में, और यहीं से क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन से स्टार्ट हुआ था। फाइनली क्योटो प्रोटोकॉल साइन होगा 2005 में और उसका फर्स्ट रनिंग फेज होगा 2008 से लेकर 2012 के बीच में, और जो सेकंड रनिंग फेज होगा वो होगा 2012 से लेकर 2020 के बीच में। लेकिन हालांकि वो अलग बात है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड फेज है वो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया। सीओपी 16 हुआ था 2010 में कैनकन शहर में, और यहीं पे ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी। और उसके अलावा जो सीओपी 18 था वो हुआ था 2012 में दोहा में, और दोहा अमेंडमेंट लाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में कि 2012 से लेकर 2020 तक सेकेंड रनिंग फेज होगा क्योटो प्रोटोकॉल का। उसके बाद 2020 के बाद क्या होगा, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे इन ऑर्डर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, तो वो सब की डिस्कशन से स्टार्ट होती है सीओपी 21 में, जिसको हम लोग पेरिस क्लाइमेट टॉक्स भी कहते हैं। उसके अलावा जो लास्ट सीओपी हुआ था सीओपी 25, वो 2019 में मैड्रिड में हुआ था। इनिशियली वो चिली में होने वाला था लेकिन फाइनली वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट इन चिली, और फाइनली फिर वो स्पेन के मैड्रिड सिटी में हुआ। और फिर इस साल 2020 में जो 26th सीओपी होना है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस क्लाइमेट टॉक्स, ये जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर जब मैं बात करूँ तो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं। तो सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन स्टार्ट हुई थी 1997 में, जैसे मैंने बताया, थर्ड सीओपी में। लेकिन फाइनली ये साइन हुआ था 2005 में, और इसका पहला रनिंग फेज होगा 2008 से लेकर 2012 के बीच में। जो मेजर टारगेट था वो ये था कि 1990 लेवल से 5% कम इमिशन होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस का बाय 2012। तो ये टारगेट था। और जो जो गैसेस कवर हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत वो आपको पता होना चाहिए। 6 टाइप्स ऑफ गैसेस कवर हैं क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, एंड दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत टोटल 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को कवर किया गया है, और इस कंट्रीज को एनेक्स बी कंट्रीज कहते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत केवल डेवलप्ड कंट्रीज को कवर किया गया था, डेवलपिंग कंट्रीज को कवर नहीं किया गया था। तो ये एक मेजर फैलेसी भी है, मेजर फेल्यूर भी है क्योटो प्रोटोकॉल का। लेकिन डिटेल में क्या क्यों इंक्लूड किया था, क्यों नहीं इंक्लूड किया गया था, वो आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे जब मैं सीबीडीआर के प्रिंसिपल को डिस्कस करूंगा। तो कुल मिला के अगर छोटे तौर पे मैं बोलूँ तो 1997 से डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, 2005 में साइन हुआ था,
2008 से लेकर 2012 तक इसका पहला रनिंग फेज था। टारगेट था टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस बाय 5% बाय 2012 ऑफ 1990 लेवल्स। ये सब गैसेस कवर की गई थी और केवल डेवलप्ड कंट्रीज को कवर किया गया था, जिसको हम लोग एनेक्स बी कंट्रीज भी कहते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत वेरियस मैकेनिज्म्स हैं, तो इन मैकेनिज्म्स के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर पूरा दामोदार है कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेवलप्ड कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल यूएस, उसको ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस कम करना है, टारगेट वो आपको पता है कि 5% कम करना है बाय 2012 ऑफ 1990 लेवल्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए को 100 यूनिट्स ऑफ CO2 इमिशन कम करना है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूं, तो या तो वो 100 यूनिट्स ऑफ CO2 इमिशन कम कर सकता है, या फिर अगर वो नहीं कर पा रहा है, कुछ ही कर पा रहा है, तो कुछ और भी वेरियस ऑप्शंस हैं डेवलप्ड कंट्रीज के पास। फॉर एग्जाम्पल यूएसए क्या कर सकता है, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, वो एक इंडिया में जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है वहां पे एक प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर सकता है, और उस प्रोजेक्ट के तहत अगर वो एनर्जी इफिशियंट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो अब कम हो जा रहा है इंडिया में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जो प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया गया यूएसए के द्वारा इंडिया में, उसके चलते, उस प्रोजेक्ट के चलते इंडिया में 5 यूनिट्स ऑफ CO2 कम इमिट हो रहा है, तो अब क्या होगा कि यूएसए को 100 यूनिट्स ऑफ CO2 कम इमिट करना था, लेकिन उसने एक प्लांट एस्टैब्लिश कर दिया एक डेवलपिंग कंट्री में जहां पे 5 यूनिट्स ऑफ CO2 कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब नेट यूएसए को 100 माइनस 5 दैट इज 95 यूनिट्स ऑफ CO2 ही कम इमिट करना होगा अपने कंट्री में। तो एक मोटे तौर पे मैं कहूं कि एक डेवलप्ड कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री में प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर सकता है, जिसके तहत डेवलपिंग कंट्री में कम अमाउंट ऑफ CO2 इमिट हो रहा है, जिसके चलते क्या होगा कि उस डेवलप्ड कंट्री को सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट्स या फिर सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स मिल जाएंगे, और उतना अमाउंट ऑफ CO2 यूएसए को कम इमिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल में यूएसए को 100 यूनिट्स कम इमिट करना था, उसने इंडिया में एक प्लांट एस्टैब्लिश किया, जिसके चलते इंडिया में 5 यूनिट्स ऑफ CO2 कम इमिट हो रहा है। तो अब यूएसए को अपने कंट्री में 100 माइनस 5 दैट इज 95 यूनिट्स ऑफ CO2 ही कम इमिट करना होगा। तो ये जो 5 यूनिट्स जो कम इमिट करना है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यूएसए को इंडिया की तरफ से सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स मिल गया 5 यूनिट ऑफ CO2 का। और वैसे ही क्या होता है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन भी सेम चीज है। इसमें क्या होता है, एक डेवलप्ड कंट्री दूसरे डेवलप्ड कंट्री में प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करता है और फाइनली फिर CO2 के इमिशन को कम करता है। तो अगर यूएसए इंग्लैंड में कोई एक प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करता है, जिसके चलते इंग्लैंड में CO2 का इमिशन 5 यूनिट्स कम हो जाता है, तो अब यूएसए को फिर अगर 100 यूनिट्स कम करना था इमिट, तो अब 100 माइनस 5 दैट इज 95 यूनिट्स ही कम इमिट करना होगा, क्योंकि यूएसए को 5 यूनिट्स ऑफ ERU क्रेडिट मिल गया, इमिशन रिडक्शन यूनिट्स क्रेडिट मिल चुका है। और एक इमिशन ट्रेडिंग भी होती है कि अगर लेट से कोई कंट्री जितना टारगेट है उससे और कम CO2 इमिट कर रहा है, तो जितना और कम CO2 इमिट किया तो उतना उसके पास कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, और वो कार्बन क्रेडिट कोई दूसरा कंट्री खरीद सकता है जो ज्यादा अमाउंट ऑफ CO2 इमिट कर रहा है। तो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम देखें, तो अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं यूएसए और इंग्लैंड का ही, अगर इंग्लैंड को 100 यूनिट्स ऑफ CO2 कम इमिट करना है, यूएसए को भी 100 यूनिट्स ऑफ CO2 कम इमिट करना है, पर यूएसए 95 यूनिट्स ही कम कर पाया, लेकिन इंग्लैंड 105 यूनिट्स कम कर पाया। तो अब क्या होगा कि जो इंग्लैंड 5 यूनिट्स ऑफ एक्स्ट्रा CO2 कम कर पाया है, तो वो 5 यूनिट्स बेच देगा यूएसए को, तो क्या होगा, ओवरऑल टारगेट कंपेंसेट हो जाएगा कि यूएसए भी 100 यूनिट्स कम कर लिया 95 प्लस 5, और इंग्लैंड भी 100 यूनिट्स कम कर लिया 105 माइनस 5। तो जो 5 यूनिट्स की जो ट्रेडिंग हुई है, तो उसको यहां पे कहेंगे इमिशन ट्रेडिंग। तो इस क्योटो प्रोटोकॉल के तहत टारगेट्स हैं उतना अमाउंट ऑफ CO2 कम इमिट करना है, लेकिन कोई अगर उतना अमाउंट ऑफ CO2 रिडक्शन नहीं कर पाता है, तो वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू एक डेवलपिंग कंट्री में प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर सकता है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन के थ्रू डेवलप्ड कंट्री में प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर सकता है, या फिर इमिशन की ट्रेडिंग भी हो सकती है अमॉन्ग द डेवलप्ड कंट्रीज। तो एक प्रिंसिपल है दैट इज CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं
दे आर द, अगर उनका पर कैपिटा CO2 इमिशन देखे तो वो काफी ज्यादा है। तो ऑन अ ग्लोबल स्केल जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसके चलते जो इफेक्ट्स हो रहा है वो तो डेफिनेटली अक्रॉस द वर्ल्ड फील होगा, और डेवलपिंग कंट्रीज को डेफिनेटली ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो मेन इमिटर्स हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो डेफिनेटली पूरे कंट्रीज को, सारे कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, लेकिन एक डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी क्योंकि उन्होंने ज़्यादा CO2 इमिट किया है, और डेवलपिंग कंट्रीज को कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और डेवलपिंग कंट्रीज कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। लेकिन उसके बाद एक और प्रिंसिपल आता है CBDR-RC का, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। इसका यह मतलब है कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ में डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे और सब अपने कैपेबिलिटी के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इमिशंस। CBDR का प्रिंसिपल कुछ हद तक क्योटो प्रोटोकॉल में भी फॉलो हुआ था, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर नहीं थी। और अगर मैं कहूँ पेरिस क्लाइमेट टॉक्स के बारे में भी, कुछ हद तक पेरिस क्लाइमेट टॉक में भी CBDR के प्रिंसिपल को फॉलो किया गया, लेकिन ज्यादातर CBDR-RC के प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट टॉक्स के तहत वेरियस कंट्रीज अपने INDCs प्रोजेक्ट किए हैं, और वो INDCs अपने कैपेबिलिटी के मुताबिक प्रोजेक्ट किए हैं। तो INDCs और पेरिस क्लाइमेट टॉक्स के बारे में अभी आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बताया कि जो पहला रनिंग फेज था वो 2008 से लेके 2012 के बीच में था, और जो दूसरा रनिंग फेज था वो 2012 से लेके 2020 के बीच में था। तो सेकंड रनिंग फेज तो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया, लेकिन जो फर्स्ट रनिंग फेज जो इंप्लीमेंट हुआ था वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 5% रिडक्शन नहीं हो पाया था CO2 के इमिशन में ऑफ द 1990 लेवल्स। तो जो मेजर रीजन था वो ये था कि यहाँ पे केवल डेवलप्ड कंट्रीज को ही कवर किया गया था, डेवलपिंग कंट्रीज को कवर नहीं किया गया था। अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इमिटर है ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस वो चाइना है। थर्ड लार्जेस्ट इमिटर आप देखेंगे अगर, तो वो इंडिया है। सेकंड लार्जेस्ट इमिटर ऑब्वियसली US है। तो ऑलरेडी फर्स्ट लार्जेस्ट इमिटर, थर्ड लार्जेस्ट इमिटर को इंक्लूड ही नहीं किया गया है, तो CO2 का इमिशन उतना कम तो हो नहीं सकता है। अब जहां तक डेवलप्ड कंट्रीज की भी बात है, तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज पहले क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट थे वो धीरे धीरे क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर निकलने लगे। USA बाहर निकल गया, कनाडा बाहर निकल गया, और भी वेरियस कंट्रीज, कुछ कुछ कंट्रीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज, ये सब भी धीरे धीरे, और ये सब कंट्रीज फर्स्ट फेज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर निकल गए, और फिर धीरे धीरे सेकंड फेज से तो वो भले हालांकि इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन बहुत कंट्रीज ऐसे ही उस पर्टिकुलर फेज से बाहर थे। तो बहुत कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज तो इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से बाहर ही निकल गए। और साथ में क्या होता है कि 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो 2008 से स्टार्ट होता है क्योटो प्रोटोकॉल, और 2009 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो डेफिनेटली जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है ज्यादा फोकस तो करेंगे वापस से इकोनॉमिक बूम लाने में, इकोनॉमिक ग्रोथ को फर्दर आगे बढ़ाने में, और एनवायरमेंट वो फिर एक सेकेंडरी बन जाएगा। तो ये जो मेजर इशूज थे कि डेवलप्ड कंट्रीज के केवल पार्ट थे, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज तो बाहर निकल गए। साथ में 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, जस्ट एक साल बाद जब क्योटो प्रोटोकॉल का पहला रनिंग फेज स्टार्ट हुआ था। तो ये सब रीजंस की वजह से क्योटो प्रोटोकॉल सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और क्योटो प्रोटोकॉल का जो सेकंड फेज था वो तो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया। तो उसके बाद 2020 के बाद अब क्या किया जाए, तो क्या क्या एक्शंस लिए जाए, तो यहीं से शुरुआत होती है पेरिस क्लाइमेट टॉक्स की। लेकिन पेरिस क्लाइमेट टॉक्स से पहले जो इंपॉर्टेंट कुछ डेवलपमेंट हुए थे तो उसको देख लेते हैं। COP16 हुआ था 2010 में कैनकन समिट में। यहीं पे ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी, और ये $100 बिलियन का एक फंड है। और यूपीएससी ऑलरेडी ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में पूछ रखा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड में क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करेंगे और कुछ फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड का अभी तक डेफिनेशन उतना एम्पली क्लियर नहीं हो पाया है, इसमें भी काफ़ी इशूज हैं कि एक्चुअली ग्रीन क्लाइमेट फंड में कौन कौन से फंड्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 के COP16 में कैनकन समिट में, और कितने अमाउंट का फंड है। और जो मेजर प्रॉब्लम है आपको मेंस के एंगल से पता होनी चाहिए कि अभी तक इस पर्टिकुलर फंड का डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि किस किस तरह के फंड्स इंक्लूड होंगे।
उसके बाद 2012 से 2020 तक मैंने बताया सेकेंड फेज था क्योटो प्रोटोकॉल का, जो कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो 2012 में दोहा में कॉप होता है, वहीं से दोहा आउटकम निकलता है, एंड दिस आउटकम इज एन अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल। और यहीं से स्टार्ट होता सेकेंड पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, लेकिन वो कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया, इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया। अब 2020 ईयर तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन 2020 के बाद क्या होगा, तो इसकी डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है 2015 के कॉप 21 में, दैट इज पेरिस सीओपी। यहाँ पे वेरियस कंट्रीज प्लेज करती हैं कि वेरियस एक्शंस लिए जाएं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेरिस कॉप में ये डिसाइड किया जाता है कि 2100 तक 2 डिग्रीज सेल्सियस का इंक्रीज से हम ज़्यादा नहीं होने देंगे फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स 1750s के डिकेड को मानते हैं। तो 1750s से लेके जो ग्लोबल टेम्परेचर में राइज हुआ है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाय 2100। और कुछ हद तक अगर पॉसिबल हो सके तो जो इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम लोग रोक के रखेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये टारगेट फिक्स किया गया पेरिस सीओपी में। और इस सीओपी के तहत ये डिसाइड किया गया कि वेरियस कंट्रीज अपने आईएनडीसीज रखेंगे। आईएनडीसीज दे आर इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। ये आईएनडीसीज ये होता है कि वेरियस कंट्रीज क्या क्या स्टेप्स लेंगे ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस इन ऑर्डर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, वो अपने आईएनडीसीज में पेश करेंगे। तो वेरियस कंट्रीज ने अपने आईएनडीसीज को रखा, इंडिया ने भी अपने आईएनडीसीज को पुट फॉरवर्ड किया। तो वेरियस कंट्रीज अपने आईएनडीसीज को रखेंगे और उसको अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करेंगे। ये पर्टिकुलर चीज डिसाइड की गई पेरिस सीओपी में। और ये जो पेरिस क्लाइमेट टॉक्स जो इंप्लीमेंट होगा वो 2020 से इंप्लीमेंट होगा। और 2020 के बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद हर कंट्री अपने आईएनडीसीज को अपग्रेड करेंगे। और यह भी डिसाइड किया गया कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और इसी पेरिस सीओपी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन हुआ था और इंडिया ने इसे प्रपोज किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और लगभग 120 कंट्रीज इसके पार्ट हैं, और जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। और रेन्यूएबल एनर्जी का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच में। तो आपने अगर रेन्यूएबल एनर्जी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर पेरिस क्लाइमेट टॉक्स में क्या क्या इशूज थे या क्या क्या चैलेंजेस थे, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। मेंस के एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक तो टारगेट बहुत एम्बिशियस रखा गया है, 2 डिग्री सेल्सियस तक ही इंक्रीज होने देना है। तो आईपीसीसी है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो वेरियस असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है AR5 दैट इज असेसमेंट रिपोर्ट 5th, तो उसमें आईपीसीसी का कहना है कि 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर तो किसी भी हालत में होना ही होना है। तो ये जो टारगेट है 2 डिग्री सेल्सियस का, ये काफी एम्बिशियस टारगेट है। और दूसरी बात, फंडिंग इश्यूज भी हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो मैंने आपको बताया, तो उसके डेफिनेशन पे अभी भी इश्यूज है। डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते हैं कि वेरियस फंडिंग को भी इंक्लूड कर देते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड में, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का मानना है कि इसे ग्रीन क्लाइमेट फंड में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि यूएसए पेरिस क्लाइमेट डील से ऑलरेडी बाहर आ चुका है। तो अब क्या होगा कि जैसे यूएसए बाहर आया, यूएसए इज द सेकंड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो वो बाहर आ गया। धीरे धीरे क्या होगा कि और भी कंट्रीज बाहर आने लगेंगे, तो फिर क्योटो प्रोटोकॉल जैसा ही हालत इसका भी हो जाएगा। तो हो सकता है कि पेरिस क्लाइमेट टॉक्स भी सक्सेसफुल ना हो पाए। तो वेरियस कंट्रीज ने अपने आईएनडीसीज रखे हैं। तो इंडिया ने क्या क्या आईएनडीसीज रखे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया ने 3 आईएनडीसीज रखे हैं, वो तीनों आपको वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए। प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा जा सकता है या इनफैक्ट आपको मेंस में भी डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, या फिर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है। पहला टारगेट है टू रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी बाय 33 to 35% ऑफ 2005 लेवल्स बाय 2030। Second is to meet energy demand of 40% from non-fossil fuels based sources by 2030. And third is to create additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons by 2030. प्रीलिम्स के एंगल से यूपीएससी आपको कहां कहां पे ट्रैप कर सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि इमिशन इंटेंसिटी को कम करने का टारगेट है बाय 33 to 35%। इमिशन को कम करने का टारगेट नहीं है, इमिशन इंटेंसिटी को कम करना है। और इमिशन इंटेंसिटी में अंतर होता है। इमिशन हो गया कि इतना अमाउंट ऑफ CO2 इमिट हो रहा है, इमिशन इंटेंसिटी हुआ
कि फॉर एग्जांपल अगर 1 kg ऑफ कोल को बर्न करते हैं और 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 इमिट होता है, लेकिन फर्दर कुछ टेक्नोलॉजी इनहांस होती है तो 1 kg ऑफ कोल बर्न करने से अब 0.8 यूनिट ऑफ CO2 ही निकलता है बाय वॉल्यूम। तो क्या हुआ कि इमिशन इंटेंसिटी कम हो चुकी है। तो हालांकि इमिशन इंटेंसिटी और इमिशन में एक डायरेक्ट कोरिलेशन होगा, लेकिन जो टारगेट फिक्स किया गया है वो इमिशन इंटेंसिटी को कम करने का टारगेट फिक्स किया गया है। सेकंड, यहां पे जो ट्रैप हो सकता है कि यहां पे नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेस लिखा गया है। यूपीएससी आपको एक ऑप्शन में दे देगा कि वन ऑफ द इंडिसेस इज टू मीट द एनर्जी डिमांड ऑफ 40% फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस। वो रिन्यूएबल सोर्सेस से नहीं है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेस है। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेस में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी आती है। उसके अलावा कार्बन सिंक का टारगेट है, तो कार्बन एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना है, तो उसके लिए फॉरेस्ट के क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे जो लास्ट सीओपी हुआ था मैड्रिड में, तो उसमें इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने ऑलरेडी पेश किया था कि इंडिया अब तक क्या कर चुका है। तो ऑलरेडी इमिशन इंटेंसिटी कम हो चुकी है बाय 21%, तो उसको बढ़ा के 33 to 35% तक करना है। इंडिया भी लगभग 30% एनर्जी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेस, तो उसको बढ़ा के 40% करना है। इस पर्टिकुलर टारगेट में हम काफी पीछे हैं। जब आप फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि लगभग 2 या 3 साल में, एग्जैक्टली 2 साल में, जो लास्ट फॉरेस्ट सर्वे आई थी वो 2000 पिछले साल आई थी 2019 में। 2017 से 2019 के फॉरेस्ट सर्वे में जो एडिशनल कार्बन सिंक जो क्रिएट हुआ था वो 7 मिलियन टन का हुआ था। तो 7 मिलियन टन का हुआ है, तो अब 2.5 to 3 बिलियन टन, दैट इज लगभग 25 मिलियन टन एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना, ये काफी एम्बिशियस टारगेट है। जहां तक लग रहा है ये अचीव नहीं हो पाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब जो लास्ट सीओपी हुई थी वो 25th सीओपी थी, मैड्रिड में हुई थी, स्पेन में। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई थी तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है। तो मैंने आपको बताया कि इमिशन ट्रेडिंग होती थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। कार्बन मार्केट्स इसको कह सकते हैं, कार्बन मार्केट्स हुआ जहाँ पे इमिशन ट्रेडिंग हो रही है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में इमिशन ट्रेडिंग होती थी, तो वो इमिशन ट्रेडिंग क्योटो प्रोटोकॉल में होती थी, लेकिन उसको फर्दर पेरिस क्लाइमेट डील के तहत कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसके ऊपर डिस्कशन होना था। क्योटो प्रोटोकॉल में केवल 37 कंट्रीज पे वो बाइंडिंग था, लेकिन पेरिस क्लाइमेट डील के तहत क्या है कि वेरियस कंट्रीज, अब सारी कंट्रीज इसके पार्ट है, क्योंकि सारे कंट्रीज अपने आइंडिसेस रख चुके हैं, तो अब सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे। तो कार्बन मार्केट्स जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत था वो कैसे मॉडिफाई करके हम पेरिस क्लाइमेट डील के तहत उसको ऑपरेट करेंगे, तो इससे रिलेटेड डिस्कशन होना था। लेकिन ये पर्टिकुलर डिस्कशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है फर्दर। अगले जो सीओपी, जो अगला सीओपी होना है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, वहाँ पे फर्दर इस पर्टिकुलर डिस्कशन का कोई सक्सेसफुल रिजल्ट निकलता है कि नहीं निकलता है। बस आपको प्रीलिम्स के एंगल से ये पता होना चाहिए कि जो पेरिस क्लाइमेट डील का जो आर्टिकल 6 है वो कार्बन मार्केट से डील करता है, और इसी से रिलेटेड डिस्कशन हुई थी मैड्रिड सीओपी में, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई थी। रेड और रेड प्लस इनिशिएटिव है रिड्यूसिंग इमिशन बाय रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो ये रेड और रेड प्लस इनिशिएटिव है इन ऑर्डर टू इनहांस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉरेस्ट। इसमें जो ट्राइबल्स की लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना भी इंक्लूड किया गया है, दोनों में, रेड में भी और रेड प्लस में भी। और कुछ फंड्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फंड है दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो इस पर्टिकुलर फंड, ये एक बेसिकली आर्म है वर्ल्ड बैंक का। अब यूपीएससी आपको ट्रैप क्या करता है कि यूपीएससी ये दे देगा कि एक कन्वेंशन है यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, तो उसका सेक्रेटेरिएट फंडिंग प्रोवाइड करता है इस कन्वेंशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। क्यों? और ये स्टेटमेंट गलत होगा। रीजन बीइंग कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वेरियस कन्वेंशंस के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो किस किस कन्वेंशन के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है वो आपको पता होना चाहिए। सीबीडी, यूएनएफसीसीसी, यूएनसीसीडी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन और मिनामाटा कन्वेंशन। तो
जीईएफ जो है एक आर्म है वर्ल्ड बैंक का, और ये फंडिंग प्रोवाइड करता है इन कन्वेंशंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सीबीडी आपको पता होगा, यूएनएफ ट्रिपल सी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। यूएनसीसीडी डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। और मिनामाटा कन्वेंशन मरकरी से रिलेटेड है। और कुछ प्रीलिम्स के एंगल से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। आईपीसीसी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1988 में हुआ था, यूनेप और डब्ल्यूएमओ के द्वारा। और आईपीसीसी अपना रिसर्च नहीं करता है, ये केवल दूसरे के रिसर्च को पब्लिश करता है, और ये वेरियस असेसमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो जो लास्ट असेसमेंट रिपोर्ट इसने पब्लिश की थी, दैट वाज AR5 असेसमेंट रिपोर्ट 5th। और जब भी आप मेंस में इन्वायरमेंट का आंसर लिख रहे हैं, तो अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, तो आप जो भी जनरल स्टफ लिख रहे हैं, जनरल फैक्ट लिख रहे हैं, तो आईपीसीसी के AR5 को कोट करेंगे तो डेफिनेटली आपको हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। तो डेफिनेटली डू कोट इन मेंस। तो अब ये थे इंटरनेशनल एफर्ट्स। तो जो जो नेशनल एफर्ट्स लिए गए हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजर जो 4 एफर्ट्स हैं वो ये हैं: एनएपी ट्रिपल सी, नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज; फेम, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स; उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है; फिर एफॉरेस्टेशन है। तो एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं, वो मैंने इंडियन फॉरेस्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल कैंपा है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, उसके अलावा ग्रीन इंडिया मिशन है। तो ये सब प्रोग्राम्स हैं एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए। और एफॉरेस्टेशन जितना ज़्यादा प्रमोट होगा, उतना ज़्यादा कम इमिशन होगा ग्रीन हाउस गैसेस का। उसके अलावा रेन्यूएबल्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। ऑलरेडी इंडिया का टारगेट है कि 175 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होगी बाय 2022। तो रेन्यूएबल एनर्जी को मैंने डिस्कस कर लिया है, जो रेन्यूएबल एनर्जी का वीडियो था, आपने अगर वो नहीं देखा है देन डू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। और ये जो फेम मिशन है, ये मैन्युफैक्चरिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड है। इसमें चार्जिंग स्टेशंस वगैरह डेवलप करना, या फिर इंसेंटिव्स देना, सब्सिडीज़ देना जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर मिशन के तहत कवर किया जा रहा है। उसके अलावा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट मिशन है, डैट इज़ नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ये 2008 में स्टार्ट हुआ था, और इसके तहत टोटल 8 मिशंस हैं। तो वो जो 8 मिशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो एनएपी ट्रिपल सी का जो ओवरऑल टारगेट था वाज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो इस पर्टिकुलर मिशन के तहत टोटल 8 मिशंस हैं। तो ये 8 मिशंस का नाम ये है। तो जो सबसे पहला है नेशनल सोलर मिशन। तो इसमें सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको इम्प्लीमेंट करता है। उसके अलावा नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर इम्प्लीमेंट करता है। अब एनर्जी एफिशिएंसी को इन्हांस कैसे किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल एलईडी को प्रमोट किया जा रहा है, ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट किया जा रहा है, फिर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग होती है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी उसको देखता है। उसके अलावा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है। उसके अलावा नेशनल वाटर मिशन है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इम्प्लीमेंट करती है। उसके अलावा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है, इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट देखती है। उसके अलावा ग्रीन इंडिया मिशन है, इसको इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री देखती है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह को प्रमोट करेंगे, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देखती है। उसके अलावा नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है, इसको भी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री देखती है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत मेजर 3 टारगेट्स है। एक फॉरेस्ट के अमाउंट दैट इज क्वांटिटी को बढ़ाना, दूसरा फॉरेस्ट के क्वालिटी को बढ़ाना, और तीसरा जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट ट्राइबल्स हैं उनके लाइवलीहुड को इन्हांस करना। तो ये मेजर 8 मिशंस हैं नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज के तहत। उसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग के तहत आपको बस ग्रीन बिल्डिंग का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो ग्रीन बिल्डिंग में वेरियस चीज़ों पे फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे रूफटॉप सोलर पैनल्स आपको दिखेंगे, तो रेन्यूएबल एनर्जी से वहाँ पे एनर्जी मिल रही है। और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन पे, वाटर कंजर्वेशन पे, इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो गृहा रेटिंग दी जाती है। इट इज़ अ रेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू रेट द ग्रीन बिल्डिंग्स। और ये स्टार्ट किया गया था टेरी और MNRE के द्वारा।
टेरी एक एनजीओ है, एमएनआरई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का पार्ट 2 को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद ओजोन डिप्लेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ओजोन डिप्लेशन को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको जो पॉल्यूशन वाले वीडियो में बताया था कि दो तरह का ओजोन होता है, वन इज कॉल्ड गुड ओजोन एंड अदर इज कॉल्ड बैड ओजोन। तो गुड ओजोन और बैड ओजोन के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो गुड ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है और जो बैड ओजोन है वो ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। तो सबसे पहले बैड ओजोन के बारे में देख लेते हैं। बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है और ये एक पॉल्यूटेंट है। तो ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड्स का इमिशन होता है और इवन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी इमिशन होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट दैट इज पैन और ओजोन बनाते हैं और ये एक ओजोन पॉल्यूटेंट है। और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी ओजोन को कवर किया जाता है। तो बस आपको पता होना चाहिए बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है और ये एक पॉल्यूटेंट है। उसके अलावा जो गुड ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है और ये सन के जो हार्मफुल यूवी रेज है तो उनके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो गुड ओजोन है ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है इन बिटवीन 25 टू 40 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और इसका कंसेंट्रेशन होता है स्ट्रेटोस्फेयर में अबाउट 8 ppm दैट इज 300 डॉप्सन यूनिट्स। ppm इज पार्ट्स पर मिलियन और डॉप्सन यूनिट एक यूनिट है इन ऑर्डर टू मेजर द कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन। तो अगर 300 यूनिट से ज़्यादा है ओजोन का कंसेंट्रेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर दैट इज ओके। अगर 200 टू 300 भी है तो दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन वो 100 से 200 डॉप्सन यूनिट के बीच में ओजोन का कंसेंट्रेशन है तो हम कहते हैं कि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। लेकिन अगर 100 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाता है कंसेंट्रेशन ओजोन का तो हम उसको कहते हैं ओजोन होल। तो ओजोन होल में ओजोन का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। जो नॉर्मल कंसेंट्रेशन होना चाहिए उसका अगर कंसेंट्रेशन 1/3 हो जाता है तो हम कहते हैं कि ओजोन होल हो चुका है। ओजोन होल के केस में यहाँ पे कंसेंट्रेशन लगभग 2 to 3 ppm से कम हो जाता है। तो ओजोन क्या करता है कि सन से वेरियस यूवी रेज आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, और ये अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। तो यूवी रेज के बारे में देख लेते हैं। तो यूवी रेज बेसिकली 3 टाइप ऑफ रेज हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। वेवलेंथ के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो वेवलेंथ अगर 400 नैनोमीटर टू 350 नैनोमीटर है तो वो यूवी ए है, इतने के बीच में तो यूवी बी है, इतने के बीच में तो वो यूवी सी है। तो सबसे कम एनर्जी होती है यूवी ए की और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है यूवी सी की। तो यूवी सी सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसको जर्मिसाइडल रे भी कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अगर ये यूवी सी पड़ती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द स्पॉट डाई करता है, मर जाता है। यूवी बी उससे कम एनर्जेटिक होता है, यूवी ए सबसे कम एनर्जेटिक होता है, सबसे कम हार्मफुल भी होता है। तो ओजोन क्या करता है, यूवी सी को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है और यूवी बी को लगभग 90% ब्लॉक कर देता है। तो कह सकते हैं कि यूवी बी और यूवी सी रेस को ओजोन ब्लॉक कर देता है। यूवी ए ऑलरेडी अर्थ पे आती है, तो यूवी ए उतनी हार्मफुल नहीं है और यूवी बी और यूवी सी काफ़ी हार्मफुल है, लेकिन ओजोन उसको ब्लॉक कर देता है। तो वो हार्मफुल इसलिए क्योंकि अगर वो धरती के सरफेस पे आएगी तो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी हार्मफुल वो होगी, क्योंकि इवन वर्स्ट केस में तो कैंसर भी हो सकता है। और ह्यूमन स्किन में एक प्रोटीन होता है कोलेजन, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन सनबर्न हो सकता है, आई साइट आप लूज कर सकते हैं। तो ये सब हार्मफुल इफेक्ट्स हैं यूवी रेस का। तो ओजोन ये यूवी रेस को ब्लॉक कर देता है, इसलिए इस पर्टिकुलर ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं गुड ओजोन। लेकिन हो क्या रहा है कि ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। अब ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है तो ये एक मेजर एस्पेक्ट है। तो इसी पर्टिकुलर स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि वो हो कैसे रहा है। तो होता क्या है कि हेलॉन्स और फ्रियॉन्स ये दो टाइप्स ऑफ गैसेस हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोब्रोमोकार्बन, तो ये सब हेलॉन्स और फ्रियॉन्स गैसेस कहलाते हैं। तो इनका यूज़ किया जाता था रेफ्रिजरेटर्स में। रेफ्रिजरेटर्स में इनका यूज़ इसलिए किया जाता है, अगर आप लेट्स से अगर फिजिक्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपको पता होगा कि अगर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में जिस भी गैस को यूज़ किया जा रहा है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी और थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए।
और हैलोन्स और फ्रियोन्स के पास ये दोनों कैपेसिटी होती है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती है। कंप्रेसिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और थर्मल कंडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके चलते हैलोन्स और फ्रियोन्स को रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में। लेकिन होता क्या है कि ये धीरे धीरे एटमोसफेयर में इमिट होती हैं और ये काफ़ी लाइट होती हैं, तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगती हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर उठने लगेंगी। तो ज़्यादा इमिशन हैलोन्स और फ्रियोन्स का होता है ट्रॉपिकल एरियाज में, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। लेकिन डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ये पोलर एरियाज में भी पहुंच जाती है। पर ओजोन डिप्लेशन पोलर एरिया में ही इसलिए होता है क्योंकि ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा पोलर वॉर्टेक्स होता है, ये एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है और ये विंटर के टाइम पे ज़्यादा होता है। तो पोलर वॉर्टेक्स के चलते क्या होता है कि वो जो हैलोन्स और फ्रियोन्स हैं जो पोल्स के अपर एल्टीट्यूड में पहुंच चुकी हैं, वो वहां के जाके फाइनली फिर ट्रैप हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द पोलर वॉर्टेक्स। अगर मैं डायग्राम में आपको ये समझाऊं, जैसे मान लीजिए पोल है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे हैलोन्स और फ्रियोन्स इमिट हुई, लाइट है तो ये ऊपर चली जाएगी, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये पोलर एरियाज में पहुंच जाएंगी। अब पोलर एरियाज में क्या होता है कि पोलर वॉर्टेक्स होता है इस रीजन में, तो विंटर रीजन में, तो पोलर वॉर्टेक्स के चलते क्या होती है, वो पोलर एरियाज में फाइनली ट्रैप हो जाती हैं। अब जब ट्रैप हो जाती हैं और फिर विंटर के टाइम पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनता है, तो ये क्लाउड वो सरफेस प्रोवाइड करता है जिसके चलते वो रिएक्शन हो सके, जिसके चलते फाइनली ओजोन डिप्लीशन होगा। और वो जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन भी मैं आपको बताऊंगा, वो ऑटम सीजन में होता है या फिर लेट विंटर सीजन में होता है, क्योंकि काफी कम टेम्परेचर में होना होता है, इवन लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो टेम्परेचर ऑटम या फिर लेट विंटर सीजन में ही पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे जैसे हैलोन्स और फ्रियोन्स पहुंची, पोलर वॉर्टेक्स के चलते ट्रैप हो गई, और फिर जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है वो सरफेस प्रोवाइड किया वो रिएक्शन होने के लिए, और वो रिएक्शन होने के लिए काफ़ी कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो फाइनली लेट विंटर्स में या फिर अर्ली ऑटम्स में काफ़ी कम टेम्परेचर होता है इस पर्टिकुलर रीजन में, इवन लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली वो रिएक्शन हो पाता है, और फाइनली जब वो रिएक्शन हो पाता है तो फाइनली ओजोन डिप्लीट हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है। अगर मैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करूं, तो यूवी रेज के प्रेजेंस में वो यहाँ पे सीएल फ्री रेडिकल निकलेगा, यहाँ पे भी सीएल फ्री रेडिकल निकल रहा है, और फिर सीएल फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करके सीएलओ फ्री रेडिकल प्लस ऑक्सीजन बनाएगा। ये सीएलओ फ्री रेडिकल ऑक्सीजन रेडिकल के साथ रिएक्ट करके सीएल फ्री रेडिकल प्लस O2 बनाएगा। तो यहाँ पे ओजोन O2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये सीएल फ्री रेडिकल फर्दर फिर एक नया रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, जिससे जाके फर्दर वो ओजोन को डिप्लीट करेगा। तो कुल अगर मैं मोटे तौर पे मैं आपको बोलूं, तो यहाँ पे हैलोन्स फ्रियोन्स का इमिशन होता है, लाइट होती हैं तो ऊपर चली जाती हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो पोलर एरिया पहुंच जाती हैं, पोलर वॉर्टेक्स के चलते वो पोलर एरियाज में ट्रैप हो जाती हैं। और ये जो रिएक्शन मैंने आपको दिखाया ये काफ़ी कम टेम्परेचर में होता है, तो इसीलिए वो हायर एल्टीट्यूड्स में जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है वो सरफेस प्रोवाइड करती हैं वो रिएक्शन होने के लिए। और ये रिएक्शन लेट विंटर या फिर अर्ली ऑटम में होता है, क्योंकि उस समय काफ़ी कम टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे जो मैंने रिएक्शन दिखाया वो फिजिबल हो सकता है। तो आपको ये पर्टिकुलर स्लाइड अब अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए कि जैसे CFCl3 ओजोन डिप्लीशन करती है, उसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन डिप्लीशन करती है। तो हैलोन्स फ्रियोन्स बेसिकली एक पर्टिकुलर गैस नहीं है, एक ग्रुप ऑफ गैसेस हैं जिनके चलते ये ओजोन डिप्लीशन होता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मैं आपको बस बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सीएल फ्री रेडिकल निकला है ये O3 को O2 में कन्वर्ट कर रहा है, डेट इज ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन फर्दर यहाँ पे सीएल फ्री रेडिकल वापस से फिर दूसरा ओजोन मॉलिक्यूल को भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसलिए ये ज़्यादा हार्मफुल है। और उसके अलावा आपको टोटल अब पता चल चुका है कि ओजोन का इनफैक्ट डिप्लीशन किस वजह से हो रहा है, किस रिएक्शन की वजह से हो रहा है, तो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपको पता चल चुका है। तो अब बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक क्या क्या एक्शंस लिए गए इन ऑर्डर टू कॉम्बैट ओजोन डिप्लीशन। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप था दैट वाज वियना कन्वेंशन 1985 में, और उसी के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू reducing the use of halons and frions,
और फाइनली मेजर जो टारगेट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कि फेज आउट ही करना था, कंप्लीट फेज आउट करना था हेलॉन्स और फ्रियॉन्स को, ताकि ओजोन डिप्लीशन को रोका जा सके। और हालांकि हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स आ रही थी कि हाँ, जो ओजोन होल का जो कंसंट्रेशन है, जो ओजोन होल्स हैं वो अब कम हो रहे हैं और ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज समहाउ सक्सेसफुल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यूनिवर्सल मेंबरशिप है। और उसके अलावा जो किगाली अमेंडमेंट है उसको डिस्कस कर ले, तो ये जो दो मेजर इंपॉर्टेंट एक्शंस थे, एक था वियना कन्वेंशन और दूसरा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हेलॉन्स और फ्रियॉन्स को कवर किया गया था कि हेलॉन्स और फ्रियॉन्स को यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से ओजोन डिप्लीशन होता है। तो हेलॉन्स और फ्रियॉन्स के जगह हम कुछ और गैसेस को यूज करेंगे एज रेफ्रिजरेंट्स। और जो गैस का सबसे ज्यादा यूज होने लगा दैट वाज HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह थी कि मैंने आपको क्लाइमेट चेंज वाले पार्ट में मैंने बताया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज कवर्ड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत डिस्कशन ये होने लगा कि हमने हेलॉन्स और फ्रियॉन्स को तो फेज आउट कर दिया, लेकिन उसकी जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को इंट्रोड्यूस कर दिया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन नहीं करता है, लेकिन वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फर्दर फेज आउट करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर उसको क्योटो प्रोटोकॉल के तहत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यहां पे डायलेमा ये था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन की वजह से ही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन नहीं कराता है, लेकिन वो ग्रीन हाउस गैस है। तो फर्दर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करना केवल क्योटो प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत भी उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज का कहना था कि वो केवल क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ही कवर करना चाहिए। रीजन बीइंग कि क्योटो प्रोटोकॉल इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था, इसलिए इंडिया का ऐसा स्टैंड था। लेकिन फाइनली सब कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया, चूंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भले वो ओजोन डिप्लेशन नहीं कराता है, भले ही केवल वो एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन मेजरली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इंप्लीमेंटेशन की वजह से हुआ। तो फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी फेज आउट करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इंक्लूड होना चाहिए। तो इसी के तहत किगाली अमेंडमेंट लाया गया। और किगाली अमेंडमेंट में यह कहा गया कि हेलॉन्स फ्रियॉन्स को फेज आउट करके हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लाया, जो ओजोन डिप्लीशन नहीं कराता लेकिन एक ग्रीन हाउस गैस है। हम फर्दर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी फेज आउट करेंगे और उसके जगह हम ओलेफिन्स को यूज करेंगे। ओलेफिन्स ना ही ओजोन डिप्लीशन कराता और ना ही वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो फाइनली अब किगाली अमेंडमेंट के तहत ट्रांजिशन होगा फ्रॉम HFCs टू ओलेफिन्स। अब HFCs को एज रेफ्रिजरेंट्स यूज नहीं करेंगे, बल्कि अब ओलेफिन्स को करेंगे, क्योंकि ओलेफिन्स ना ही ओजोन डिप्लीशन कराता, ना ही ये फिर ग्रीन हाउस गैस है। तो अब HFCs को अब फेज आउट करना है, अब ओलेफिन्स को यूज करना है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए डेफिनेटली टाइम तो लगेगा ही। तो टोटल सारी कंट्रीज को तीन लिस्ट में डिवाइड किया गया। लिस्ट 1 में काफी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लिस्ट 2 में मीडियम ऑर्डर कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में, और थर्ड लिस्ट में डेवलपिंग कंट्रीज है जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो सबसे ज्यादा जो टफ टारगेट फिक्स किया गया है वो लिस्ट 1 कंट्रीज के लिए फिक्स किया गया है, उससे इजी लिस्ट 2 के लिए फिक्स किया गया है, और सबसे इजी जो टारगेट्स फिक्स किया गया है वो लिस्ट 3 कंट्रीज के लिए किया गया है कि उनको काफी ज्यादा टाइम दिया गया है HFCs को फेज आउट करने के लिए और ओलेफिन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और इंडिया उसी लिस्ट 3 कंट्रीज का पार्ट है। अब यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन हो सकता है, हालांकि हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं और काफ़ी इंडिया के एस्पिरेशंस हैं, लेकिन जब बात आती है HFCs को फेज आउट करने के लिए, ओलेफिन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उस केस में हम काफ़ी रियायत मांगते हैं और हम थर्ड लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये डिबेट और डिस्कशन का पार्ट बन सकता है। तो इंडिया के लिए जो टारगेट है कि वो इंडिया 2047 तक फेज आउट करेगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्लाइमेट चेंज का पार्ट 2 और ओजोन डिप्लेशन को कंप्लीट वे में मैंने डिस्कस कर लिया है। So this is the end of the video. Thank you for watching.